राजेश बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी झुकी हुई थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती है, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, राजेश के बेटे निखिल ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, राजेश की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, निखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? राजेश की पत्नी प्रमिला ने किचन से ही आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, निखिल ने शिकायत भरे अंदाज में कहा। माँ जी, आप ऊपर क्यों नहीं चली जाती? क्यों हम लोगों को शर्मसार करती हो? प्रमिला ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी शकुंतला चुपचाप ऊपर सीढ़ी के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। राजेश पास के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं, दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूँकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, उसका ससुराल भी एक उच्च घराने में था, इसलिए वो चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को राजेश की पत्नी प्रमिला ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी ऐसी ही हालत में उनसे मिली, मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। राजेश को रोना आ गया, फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को शकुंतला अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। राजेश बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की मजबूरी थी, तो दूसरी तरफ माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, राजेश, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? राजेश ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कराएंगे ना। प्रमिला को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, शकुंतला ने लंबी सांस लेते हुए कहा। राजेश जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था और अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब राजेश बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे, और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से राजेश के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों राजेश, भाभी नहीं दिख रही है, कहाँ है? डॉक्टर रमेश ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लगा, प्रमिला ने झट से उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने राजेश की ओर देखा तो राजेश ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए, बोले, कल हम सब लोग भाभी से मिलने गांव चलेंगे। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि शकुंतला को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर शकुंतला के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। शकुंतला की यह हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा राजेश, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की यह हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर रमेश ने राजेश को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, राजेश का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी, शकुंतला ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया है भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है ना?
समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर रमेश ने प्रमिला की ओर व्यंग से देखा। प्रमिला निरुत्तर होकर राजेश को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा राजेश, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 3 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मेरो तुम्हें देकर इतना सुंदर रूप दिया था। प्रमिला बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से अश्रुजल धारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी, डॉक्टर रमेश ने शकुंतला से कहा। राजेश को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर रमेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो राजेश को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ कर गया और माँ शकुंतला के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। राजेश ने गुस्से से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। प्रमिला को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो शकुंतला से आंख मिलाए। शकुंतला ने प्रमिला की मन की स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और राजेश को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। प्रमिला और बच्चों ने शकुंतला के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया।